हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूलेज हैं उसका एक ब्रीफ चार्ट जो है वो प्रोवाइड करने जा रही हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसमें मेनली जो है मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी हर चीज़। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके पास सोर्सेज होते हैं कि आप यहाँ से कैपिटल को रेज कर सकते हो। मेनली हमारे पास जो है वो 4 सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं गाइस? फर्स्ट वन इज़ डिबेंचर्स। इसको हम कह सकते हैं कि बोरोइंग भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सेकंड वन इज़ हमारे पास जो होता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके गाइस। थर्ड वन इज़ इक्विटी, जो कि लॉन्ग टर्म होती है, कभी रिडीम नहीं होती। फोर्थ वन इज़ रिटेन्ड बोरोइंग। रिटेन्ड बोरोइंग मीन्स कि आपने कुछ पैसा जो है आपने फ्यूचर के लिए बचाया होता है हमेशा, वो होता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है गाइज। तो इन सभी की हम कॉस्ट निकालना सीखेंगे आज। इन सभी की हम आज जो है वो कॉस्ट निकालना सीखेंगे, बिकॉज जो चैप्टर का नेम भी वो यही है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मैंने आपको ये बताए हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं अपने पास कैपिटल के गाइस, ठीक है गाइस। फर्स्ट वन मैं आपके साथ आज जो समझा रही हूँ वो मेरे पास है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स की हम कॉस्ट जो है, डिबेंचर्स का इनडायरेक्टली मेरा मीन ये होता है कि बोरोइंग, ठीक है। कोई भी बोरोइंग, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे गाइस, वो देखो आप। सबसे पहले डिबेंचर्स जो है अपने पास 2 तरीके के होते हैं, हमेशा ही 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इररिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब प्रीपिचुअल, मतलब कि कॉन्टीन्यूअस, मतलब जो कभी भी रिडीम नहीं होते। सेकंड वन इज़ अवर रिडीमेबल, मतलब कि जिनके कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिडीम हो जाते हैं। अपने पास डिबेंचर्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इरिडीमेबल, सेकंड वन इज़ रिडीमेबल। डिबेंचर्स जो इरिडीमेबल होते हैं वो तो कभी रिडीम होते ही नहीं है, तो उसके अंदर हमें रिडम्पशन वैल्यू भी नहीं बताओगे कितने साल बाद रिडीम होंगे, बिकॉज ये रिडीम होते ही नहीं है। तो इसके अंदर हम जो है इसकी कॉस्ट निकालना सीखेंगे सबसे पहले गाइज। तो इसको लिखने का वो मतलब कि इसका साइन क्या है, कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे डिबेंचर्स पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो इसके अंदर हमें टैक्स का थोड़ा सा रोल होगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स, बी से मतलब बिफोर टैक्स, ठीक है। क्या होगा, हम डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करते हैं गाइस? इंटरेस्ट पे करते हैं। ऊपर आएगा इंटरेस्ट ओवर नेट प्रोसीड्स, ठीक है गाइस। अगर नेट प्रोसीड्स दिए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या लोगे इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100, ये आपकी क्या आ जाएगी इसमें, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स। अब मैं कुछ आपको बता देती हूँ। इंटरेस्ट तो आपको गिवन होगा। इंटरेस्ट हमेशा आपको फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है गाइस, हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड वन इज़ नेट प्रोसीड्स। क्या है गाइस? नेट प्रोसीड्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी अमाउंट आई है, जितनी भी आपके पास अमाउंट आई है, ठीक है, उसमें फेस वैल्यू कह दो, चाहे फेस वैल्यू, उसमें अगर आपका प्रीमियम आपने मतलब प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम ऐड कर दो, ठीक है। या और हम कह सकते हैं अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट आप लेस कर दो। और कोई भी अगर कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन लगी है, आपकी कॉस्ट ऑफ कुछ भी आपकी कॉस्ट लगी है उसको रेज करने के लिए, तो आप उसको भी यहाँ से लेस कर दो, तो आपके पास नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सो यू क्लियर है आपको। ये था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर टैक्स। अब मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स। उसमें कुछ नहीं है गाइस, इंटरेस्ट ओवर नेट प्रोसीड, सेम फॉर्मूला, 1 माइनस टी, टी का मतलब टैक्स, इनटू 100। आई थिंक सो कि क्लियर आपको ये चीज़। अब मैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की तरफ बढ़ रही हूँ गाइस। ये भी काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। आपको 2-3 चीज़ें हैं, फॉर्मूले ईजी हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखो, इसमें भी 2 तरीके होंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। एक तो बिफोर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो, आई से इंटरेस्ट प्लस 1/n। एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिडीम हो रहा है। 1/n रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन होल ओवर लेना अपनी गाइस,
1/2 जो आपने यहाँ पे लेस किया वो नीचे ऐड कर दो इंटू 100। क्लियर, इजी। आरवी का मतलब रिडम्पशन वैल्यू, क्योंकि कितने पे रिडीम कर रहे हो आप, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो आप, जो है उसको डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो। नेट प्रोसीड्स मतलब आपको मैंने पहले बताया नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है यहाँ पे गाइस, ठीक है गाइस। अब एन का मतलब कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो रिडीम हो रहे हैं। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अगर आफ्टर टैक्स देखें तो कुछ नहीं है, देखो इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के साथ 1 - t कर दो, इंटरेस्ट के साथ ही 1 - t कर दो, प्लस वो सेम फॉर्मूला नीचे उतार दो 1/n RV - NV, ठीक है, होल ओवर 1/2 एवरेज करना आपने यहाँ पे RV + NP इंटू 100। आई थिंक सो कि ईजी है। कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए तो गाइज मुझे कमेंट में बताएं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। सेकंड हमारे पास कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है ये भी गाइज। देखो क्या है इसके अंदर, अब मैं आपको बताती हूँ प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इरिडीमेबल जो रिडीम होते ही नहीं है कभी, ठीक है, एक होते हैं रिडीमेबल जो रिडीम हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है गाइस। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं पहली बात तो। सेकंड वन इज़ यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, नो टैक्स बेनिफिट, ठीक है। इसका फॉर्मूला मतलब इसमें भी झंझट नहीं रहेगा कि बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी यहाँ पे आपको। देखो इसका फॉर्मूला काफ़ी ईजी है, आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालनी है। क्या पे करते हो आप, डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स इंटू 100, बस एक ही फॉर्मूला है। बिकॉज आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का यहाँ पे है ही नहीं कोई रोल। और यहाँ पे क्या आएगा, रिडीमेबल के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस 1/n, सेम फॉर्मूला 1/n, कितने टाइम पीरियड के बाद वो रिडीम हो रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट्स। आप यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू भी लिख सकते हो या मेचोरिटी वैल्यू भी लिख सकते हो। अब माइनस नेट प्रोसीड्स होल ओवर एवरेज ऑफ मार्केट मेचोरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं हम गाइस, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, अदरवाइज इट विल बी इन पॉइंट्स। बस इसका ये फॉर्मूला है। अब हम थर्ड सोर्स की तरफ जाते हैं, इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या होता है गाइस, 3 तरीके के हमारे पास फॉर्मूले, 1 2 3। फर्स्ट फॉर्मूला इज हमारे पास है डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या होता है गाइस, देखो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला काफ़ी इजी है, डिविडेंड अपॉन नेट प्राइस, नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस इंटू 100, बस। सेकेंड अपने पास है गाइस डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, कुछ नहीं है, वो ऊपर वाला फॉर्मूला आपने सिंपल नीचे उतारना है, डिविडेंड। अगर आपको नेट प्रोसीड्स दी है तो आप नेट प्रोसीड्स लिखे या मार्केट प्राइस लिखे, जो आपको गिवन है वो करोगे, ठीक है, इंटू 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ग्रोथ, कितनी भी ग्रोथ रेट दी हुई वो ऐड कर दो। लास्ट वन फॉर्मूला इज हमारे पास जो है वो ये है, यहाँ पे हमारे पास है अर्निंग प्राइस रेशियो, ठीक है, अर्निंग प्राइस शेयर पर शेयर, ठीक है, मेथड। इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, आपके साथ सिंपल सा है कि अर्निंग पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस इंटू 100, बस। इसमें यही फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। अब आपको मेरे हिसाब से ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी नहीं कि अर्निंग प्राइस शेयर कैसे निकालते हैं। अर्निंग प्राइस शेयर कैसे निकालते हैं गाइस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। लास्ट जो अपने पास है वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का बहुत ईजी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का एक ही फॉर्मूला अपने पास। वो क्या है गाइस, देखो जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली है, उसमें से 1 - टैक्स माइनस कर दो और 1 - बोरोइंग माइनस कर दो। बोरोइंग मतलब बोरोइंग रेट होता है अपने पास, ठीक है।
ठीक है, ये अपने पास है सिंपल सा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टी मतलब टैक्स रेट, और ये क्या है, बी का मतलब होता है ब्रोकरेज कॉस्ट। क्या होता है? ब्रोकरेज कॉस्ट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।